छात्रों, आज हम महिला आश्रम काका कालेलकर लिखित पत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह पत्र उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखा है। देखेंगे हम इस में पहले हम काका कालेलकर जी के बारे में जानकारी लेंगे। इनका जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। देखेंगे हम कि किस प्रकार से उनके महिलाओं के लिए उनके मन में किस प्रकार से श्रद्धा थी, किस प्रकार के विचार महिलाओं के प्रति उनके मन में थे। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। तो देखिए, यहाँ उन्होंने आश्रम के लिए अगर कोई महिला उस आश्रम में रहना चाहती है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं, या किस प्रकार की व्यवस्था उस आश्रम में उसके लिए होती है, जैसे कि खाने पीने की, कपड़े लत्ते की व्यवस्था उसे खुद ही करनी होती है। यदि कोई गरीब महिला है तो उसकी सिफारिश करने वाला, यानी उसके बारे में कुछ जो कहना चाहता है उसे वहाँ लेकर आने वाला व्यक्ति, तो उसे उसके खर्चे की व्यवस्था करनी होती है। उसकी पूरी पहचान होनी चाहिए, तभी उसे उस आश्रम में प्रवेश मिलता है। और जब वह चाहे, अगर उस महिला को आश्रम पसंद न आए तो वह जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। या उस आश्रम को अगर उस महिला का व्यवहार अगर पसंद नहीं आता है तो वह आश्रम उसे नोटिस देकर हटा सकता है। तो ये उन्होंने आश्रम के बारे में जो विचार हैं ये यहाँ पर उन्होंने लिखे हैं। आश्रम यानी होम, तो जैसे घर जैसा वह होना चाहिए, और उसमें पूरा जो संचलन जो है वह महिला का ही महिला आश्रम में होना चाहिए। ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। आगे वह क्या कहते हैं, देखिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। ये सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो,
सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए, पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। देखिए, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, यानी जुड़ा नहीं होगा। तो सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे और उसमें ज़्यादातर सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण वहाँ पर रहेगा। और आश्रम में स्वावलंबन भी होगा, यानी जैसे कि आश्रम किसी पर अवलंबित नहीं होगा। सादगी या सादगी का आग्रह उसमें होगा, यानी सादा जीवन उसमें होगा। आरंभ में तो जैसे पढ़ाई है या उद्योग की व्यवस्था जो है, तो वहाँ अगर शुरू में नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर उद्योग सिखाए जाएंगे। पढ़ाई भी वहाँ से कोई महिला करना चाहती है तो कर सकती है। आश्रम में एक प्रकार से कलह और कूढ़न नहीं होगा, यानी झगड़े वहाँ पर नहीं होगी। तो स्वतंत्र वातावरण, मानवतापूर्ण वातावरण वहाँ पर होगा। तो परेशान महिलाएं जो है, तो यानी समाज में परेशानी या अपने घर में जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ ऐसी महिलाएं वहाँ पर बेखटके, यानी बेझिझक वहाँ पर आकर अपने खर्च से वहाँ रह सकती है और जीवन का सदुपयोग वह पवित्र सेवा में कर सकती है। तो इस प्रकार से इस महिला आश्रम का उपयोग इस कामों के लिए या ऐसी महिलाओं के लिए किया जाए, ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। आगे वह कहते हैं, संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं दो दो चार चारिया का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है संस्था चलाने का भार जो है, यहाँ पर आने वाली ही महिलाएं जो है, उनमें से जो कुशल महिला होगी वह यह जो काम है वह कर सकती है अपनी कुशलता से। तो उनको संगीत, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक यहाँ पर वह देगी और एक प्रकार से उनका मन यहाँ किस प्रकार से लगे, तो यह कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो इस प्रकार से जो आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर जो है छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम जो है, तो उसके अनुसार वहाँ पर आने वाली महिलाएं जो हैं, तो दो दो चार चार का उनका परिवार बनाया जाएगा और फिर उन मकानों में वह रहेगी और एक प्रकार से जो कुशल महिला है वह एक घर को चलाएगी। तो इस प्रकार से ये आश्रम की व्यवस्था वहाँ पर होगी, ऐसा लेखक का कहना है। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही, यानी लेखक कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष मेरा यहाँ पर कोई
एक प्रकार से इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन सलाह जो है या सहारा जो है वह मेरा रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो सभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यदि यहाँ सर्दी अच्छी है तो देखिए, जहाँ लेखक ठहरे हुए हैं तो वहाँ के वातावरण के बारे में वह बताते हैं। तो यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों के गुलदाउदी क्रिजेंथीमम फूल बाहर में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद लिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने उस बड़े पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा लिया। फिर इनमें इतने सुंदर फूल दिए। उस इसकी आंखों मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती है। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। तो इस प्रकार से जैसे कि लेखक को फूलों के गमले और फूलों से भी प्यार है, ये यहाँ पर हमें समझ में आता है। और किस प्रकार से वह अलग अलग प्रकार के फूलों को लगाते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, ये यहाँ पर हमें इस उनके पत्र के द्वारा समझ में आता है। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। और ये उन्होंने गुरुवार 21 को यह पत्र लिखा है। इसका जवाब देखिए, यहाँ पर प्रिय सरोज जी ने दिया है। तुम्हारा 16 से यहाँ पर उन्होंने दूसरा पत्र जो है वह लिखा है। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको यह हर सप्ताह में लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहान मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तो एक प्रकार से यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्री को पत्र लिखा है। और वो 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र जो है उन्हें मिला, और फिर उसका जवाब देते हुए उन्होंने यह पत्र यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे कि इससे पता चलता है कि उनकी पुत्री की तबीयत जो है वह कमज़ोर है, तो ऐसे समय में वह चाहते हैं कि चिरंजीव रेहान यानी वहाँ उनके पास रहने वाली जो है दूसरी बहन, तो वह पत्र लिखे तो उन्हें चलेगा। और वह आगे कहते हैं कि पूज्य बापूजी यानी गांधी जी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता में मुझ के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च। हाँ, यानी बापूजी की इच्छा थी, गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदू मुस्लिम
एक एकता हो जाए, यानी उनका मेल हो जाए। और इसके लिए उर्दू अगर सीखेंगे तो यह बात हो सकती है, और इसीलिए वह चाहते हैं कि उर्दू वह सीखे, यानी उनकी पुत्री जो है उर्दू सीखे। तो उसके पीछे उन्हें अपनी पूरी शक्ति जो है वह लगा देनी चाहिए। लेकिन उनका यह भी संदेश है कि उर्दू वह सीखे, लेकिन अभी नहीं। तो जैसे कि पहले उनकी तबीयत जो है वह ठीक नहीं है, कमज़ोर है, तो अभी पूरा आराम करे और उसके बाद वह उर्दू सीखे। आगे वह लिखते हैं, तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। तो देखिए वह अपने बारे में लिख रहे हैं कि तारों के नक्शे बनाने के लिए उन्होंने कंपास बॉक्स जो है वह मंगवा कर रखा है, कि वह तारों नक्षत्र जो है, तारे जो हैं, उनका स्केच वहाँ पर कंपास की सहायता से बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक किसी काम में उलझे होने के कारण यह नहीं हो पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। फिर उन्होंने लिखा है बाकी जो फूल के गमले हैं उन्होंने निकाल दिए हैं, और सादे क्रोटन के जो हैं तो वही गमले उन्होंने अपने पास रखे हैं। और अंत में वह लिखते हैं, सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। और यह जो पत्र जो है वह काका कालेलकर ग्रंथावली से लिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने महिला आश्रम के नियम क्या हैं और किस प्रकार से उसकी व्यवस्था, प्रबंध, संचालन हो सकता है, ये बातें यहाँ पर उन्होंने लिखी हैं। और कोई कुशलतापूर्वक अगर महिला आश्रम का संचालन करना चाहे तो कर सकते हैं, और उसके नियम और शर्तों के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी है। आगे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया है, तो कृतियाँ जो है वह संजाल आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर गुलदाउदी की विशेषता, यानी वो जो फूल है उसकी विशेषता क्या है, यह 4 मुद्दे यहाँ पर आपको इस सर्कल में आपको लिखने हैं। कारण आपको यहाँ पर दूसरा सवाल जो है, काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा, तो किसके लिए मंगा कर रखा, तो उसका कारण लिखना है। लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए, क्यों निकाल दिए, ये आपको यहाँ पर लिखना है। आगे है आश्रम के नियम, वह भी आपको लिखने हैं। यहाँ पर देखिए आपको तीसरा जो सवाल है वह है, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची आपको यहाँ पर बनानी है। जैसे कि शब्द है मानव, मानव को आगे ता लगा तो मानवता बन गया। तो इस प्रकार के शब्द आपको इस पाठ में से ढूंढने हैं और फिर उसे लिखना है। पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में आपको प्रयोग करना है। आगे है, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रखना चाहिए, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो देखिए पत्र अगर हम लिखते रहेंगे तो एक दूसरे के मन की बातों को हम समझ पाएंगे, और इसीलिए यह सिलसिला जो है वह जारी रहना चाहिए। तो जैसे उन्होंने पत्र लिखा, उसका जवाब हमने तुरंत देना चाहिए, फिर उस जवाब के लिए फिर से उधर से पत्र आ सकता है। तो ये सवाल जवाब जो है या अपने मन की बातें जो हैं, तो ये सिलसिला शुरू रहना चाहिए। उपयोजित लेखन के लिए आपको सवाल दिया गया है, संदेश वहन के आधुनिक साधनों के लाभ या हानि विषय पर 80 से 100 शब्दों तक आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर देखिए भाषा बिंदु में आपको सवाल दिया गया है, निम्न शब्दों से बने 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। जैसे कि
अब आँख, आपको ये शब्द दिए गए हैं, आँख, मुंह, दांत, हाथ, हृदय। तो इनसे बने हुए जो मुहावरे हैं वह आपको लिखने हैं। उन मुहावरों का आपको फिर अर्थ लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि आँख, आँख, यह अगर शब्द आपको दिया गया है तो आँखों से ओझल होना, आँखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना। फिर वाक्य में प्रयोग, जैसे देखते ही देखते और सूरज जो है वह या सूरज है या चाँद है आँखों से ओझल हो गया, तो दिखना जैसे बंद हो गया। तो इस प्रकार से यह वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको उपयोजित लेखन के लिए और एक विषय दे दिया है। अपने मित्र सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। ये प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, यानी ढांचा आपको दिया गया है, तो उसके अनुसार आधार पर आपको यहाँ पर पत्र लिखना है। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा गया था। तो इसमें देखिए आप जैसे कि संदेश वहन के जो सीमित साधन थे, जैसे पत्र हुआ करता था, टेलीफोन भी संदेश वहन के साधन थे। तार का संकट काल के समय उपयोग किया जाता था और टेलीफोन सबके लिए उपलब्ध नहीं था। तो आज ज़माना वैसे बदल गया है। आज संदेश वहन के एक से बढ़कर एक साधन उपलब्ध हो गए हैं। आज देश के किसी भी कोने में बैठे हो, हम क्षण भर में मोबाइल फ़ोन पर अपना मनचाहा नंबर डायल करके सामने वाले से बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर सामने वाले को आमने सामने बात करते हुए भी हम वीडियो कॉल से देख सकते हो। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलग अलग जगहों पर बैठे लोगों से अपने घर में ही बैठकर आमने सामने बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी चित्र, डॉक्यूमेंट स्कैन करके क्षण भर में सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। SMS है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो उसके मन चाहे संदेश हम भेज सकते हैं जिसे भेजना चाहते हैं। ईमेल के पत्र के रूप में लिखित समाचार भेज सकते हैं, जैसे प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। संदेश वहन के आधुनिक साधनों के कारण जनता को जहां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ लोगों को इनसे अनेक परेशानियां भी हो रही है। आप इन साधनों के कारण सबसे जुड़े हुए हैं। तरह तरह के लोग इसका फ़ायदा उठाकर आपको अनावश्यक SMS के द्वारा तंग कर सकते हैं, आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। SMS के द्वारा झूठी बातें जो है, अफवाहें जो है, वह भी फैलाई जा सकती है। मोबाइल फ़ोन से अधिकतर लोग चिपके रहते हैं और अपना समय जो है वह बर्बाद करते हैं। इस तरह आधुनिक संदेश वहन के साधनों से जहां अनेक प्रकार के लाभ है, उसी प्रकार से नुकसान भी होते हैं, पर इसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधुनिक संदेश वहन साधनों की कमियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। और आगे अब ये जो दूसरा सवाल आपको दिया गया है पत्र लेखन के लिए, तो यहाँ पर आप 15 नवंबर 2019 है। यहाँ पर आप आज की तिथि यानी 7 दिसंबर 2020 लिख सकते हैं। प्रिय नरेश, खुश रहो, और इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं। औरंगाबाद पिन कोड नंबर, और फिर यहाँ पर ईमेल ID फिर आपको यहाँ पर अंत में लिखनी है। तो इस प्रकार से ये पत्र आपको लिखना है। यही नहीं,
खाली इसका ढांचे के रूप में प्रयोग करना है और अपने मन से आपको पत्र लिखना है। और व्हाट्सएप पे यह जो स्वाध्याय है जल्दी से जल्दी भेजना है।